जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भारत का भौगोलिक विभाजन। इस पूरे चैप्टर में हम भारत के विभाजन के बारे में डिफाइन करेंगे, यानी भारत की भौगोलिक विभाजन के बारे में पूरे चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें भौगोलिक विभाजन, बात करें अगर भौगोलिक विभाजन, तो प्रकृति विभाजन ही भौगोलिक विभाजन कहलाता है। क्या? प्रकृति विभाजन ही भौगोलिक विभाजन कहलाता है। अगर प्रकृति विभाजन या भौगोलिक विभाजन की बात करें तो ये हमारा नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। कहीं पर पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां बह रही तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं हमारे पास लाल मिट्टी देखने को मिलती है तो कहीं काली मिट्टी देखने को मिलती है, कहीं लैटेराइट मिट्टी है, कहीं हमारी जलोढ़ मिट्टी है। इस प्रकार से हमें हर एरिया में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यही हमारा प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन कहलाता है। अगर प्रशासनिक विभाजन की बात करें, प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें तो प्रशासनिक विभाजन क्या होता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा हमारा बंटवारा हुआ, उसे हम प्रशासनिक विभाजन कहते हैं। अगर प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रशासनिक विभाजन में हमारा इंडिया को कई राज्यों में बांटा गया, राज्यों को कई जिलों या प्रांतों में बांटा गया, जिलों को कई नगरों में और नगरों को कई गांवों में बांटा गया। तो इस प्रकार हम प्रशासनिक विभाजन को देखते हैं। अगर भौगोलिक विभाजन की बात करें तो कहीं नदियां हैं, कहीं पठार है, कहीं सूखा है, कहीं पर्वत है, कहीं हमारा कुछ अलग मिट्टी देखने को मिल रही है, उस क्षेत्र में अलग मिट्टी देखने को मिल, तो ये हमारा नेचुरल विभाजन कहलाता है। अगर वही प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो प्रशासनिक विभाजन हमारा इंडिया को कई स्टेट को कई जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया और डिस्ट्रिक्ट्स को कई हमारा सिटीज में बांटा गया और सिटीज को कई विलेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हमने भौगोलिक विभाजन और प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात कर ली। अब बात करें इंडिया के भौगोलिक विभाजन की। किसकी? इंडिया के भौगोलिक विभाजन की। तो इंडिया के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5 भागों में बांटा गया। अगर उन 5 भागों में हम बात करें पहले नंबर की तो पर्वतीय क्षेत्र आता है। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर तीसरे नंबर में हम देखें तो थार का मरुस्थल। क्या है? थार का मरुस्थल। चौथे नंबर में हमारा आता है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, यानी पेनिनसुलर इंडिया। क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। अगर वही बात करें 5वें नंबर की तो वो हमारा तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया। कौन सा है? कोस्टल एरिया। अगर मैप में हम बात करें तो अगर पर्वतीय क्षेत्र यानी पहले नंबर की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र हमारा हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ? हिमालय वाले रीजन में। जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला, उत्तराखंड वाला, इधर सिक्किम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला, इधर मेघालय वाला, मिजोरम, ये वाला एरिया हमारा पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और दूसरा नंबर मैदानी क्षेत्र यानी हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये वाला एरिया हमारा मैदानी क्षेत्र कहलाता है। अगर थार का मरुस्थल की बात करें तो ये हमारा राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ? राजस्थान वाले रीजन में थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। अगर वही बात करें पेनिनसुलर इंडिया की यानी प्रायद्वीपीय भारत की तो प्रायद्वीपीय भारत हमारा हो गया एमपी, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया कुछ पार्ट हमारा महाराष्ट्र में, हो गया तमिलनाडु, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलता है। अगर बात करें तटीय क्षेत्र की तो तटीय क्षेत्र हमारा गुजरात, गोवा, मुंबई, इस वाले एरिया में केरल और केरल के बाद तमिलनाडु, उड़ीसा,
इस वाले एरिया में हमारा तटीय तट से पता चल रहा है कि ये तटीय क्षेत्र वाले एरिया में मुंबई, गोवा, केरल, तिरुवनंतपुरम, ये वाले एरिया, उड़ीसा, ये सब हमारा तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगर बात करें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, किसकी? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यह हिमालय के कारण से देखने को मिलता है। हिमालय के कारण से उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर बात करें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय का निर्माण में कई सारे सिद्धांत आए, लेकिन हमारे द्वारा जो सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी साइंटिस्ट को के द्वारा सिद्धांत जो स्वीकार किया गया, वो है कोवर-का-भूषण नीति सिद्धांत। कौन सा है? कोवर-का-भूषण नीति सिद्धांत। इस सिद्धांत ने बताया कि टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय है। इस सिद्धांत ने क्या बताया? टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय है, यानी जिस जगह हिमालय है, आज हमें जिस जगह हिमालय देखने को मिलता है, उस जगह पहले टेथिस सागर हुआ करता था। इस सिद्धांत ने बताया कि टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय है। टेथिस सागर पर जब दबाव पड़ा, ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर पर जब दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो प्रेशर पड़ा और कई सारी नदियों का जल उसमें आया, कई सारी नदियों का जल उसमें आया, प्रेशर पड़ा, कई सारी नदियों का जल उसमें आया, प्रेशर पड़ा, तो उसमें जो भी मटेरियल था, इसमें जो भी मटेरियल था, तो उस सिकुड़न के कारण जब दबाव पड़ा और कई सारी नदियों का जल पड़ेगा, तो कोई भी चीज होगी वो सिकुड़ने लगेगी। क्या होगी? सिकुड़ने लगेगी। उस एरिया में जो भी मटेरियल होगा वो सिकुड़ने लगेगा। क्या होगा? फोल्ड होने लगेगा। तो जब उसमें फोल्ड सिकुड़न के कारण उस मटेरियल में दबाव पड़ा, तो जो भी अवसाद थे वो सिकुड़ गए, और सिकुड़ गए तो वो पर्वत के रूप में ऊपर उठ गए। क्या हुआ? पर्वत के रूप में ऊपर उठ गए। तो हिमालय का निर्माण इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि टेथिस सागर जो था उसमें कई सारी नदियों का जल आया, उसमें दबाव पड़ा, जब दबाव पड़ा तो टेथिस सागर में जो भी मटेरियल था वो सिकुड़ गया, वो जो भी मटेरियल था वो सिकुड़ गया। तो सिकुड़न के कारण इसमें जो भी अवसाद थे, सिकुड़न के कारण इसमें जो भी अवसाद थे वो पर्वत के रूप में ऊपर उठ गए। किसमें? पर्वत के रूप में ऊपर उठ गए। और इसी फोल्ड के कारण, इसी सिकुड़न के कारण आज हमें हिमालय दिखाई देता है। और हिमालय 4 हिस्सों में बढ़ गया। किसमें? 4 हिस्सों में बढ़ गया। इस पहले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा गया। क्या कहा गया? ट्रांस हिमालय। दूसरे हिस्से को महान हिमालय कहा गया। क्या कहा गया? महान हिमालय। और तीसरे हिस्से को लघु हिमालय कहा गया, और चौथे हिस्से को शिवालिक हिमालय कहा गया। पहले हिस्से को ट्रांस हिमालय, दूसरे को महान हिमालय, और तीसरे को लघु हिमालय, और चौथे को शिवालिक हिमालय का नाम दिया गया। यानी हिमालय का निर्माण की अगर बात करें तो जिस जगह आज हिमालय है, पहले टेथिस सागर हुआ करता था। और किस सिद्धांत ने हमें यह बताया कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, वो कौन सा है सिद्धांत? कोवर-का-भूषण नीति सिद्धांत। कोवर-का-भूषण नीति सिद्धांत ने हमें क्या बताया कि टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय है। टेथिस सागर में कई सारी नदियों का जल आया, कॉम्प्रेस यानी सिकुड़न दबाव पड़ा, तो उस दबाव के कारण उसमें जो भी मटेरियल था, उस दबाव के कारण उसमें जो भी मटेरियल था वो सिकुड़ गया। तो जब सिकुड़ गया तो वो पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया। क्या हुआ? पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया, जिस कारण आज हमें हिमालय दिखाई देता है। और इस हिमालय में 4 हिस्से दिखाई देते हैं। कितने? 4 हिस्से दिखाई देते हैं। पहले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा गया, इस दूसरे हिस्से को महान हिमालय कहा गया, और तीसरे हिस्से को लघु हिमालय, चौथे हिस्से को शिवालिक हिमालय। 4 ही फोल्ड पड़े। इसके बाद हिमालय में कोई भी फोल्ड नहीं पड़ा। अगर बात करें हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय कैसा पर्वत है, तो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। अगर बात करें हिमालय माउंटेन क्या होता है या किस प्रकार से दिखाई देता है, तो बात करें ऐसी स्थलाकृति होती है, ऐसी स्थलाकृति होती है जो हमें आसपास से बहुत ऊंची दिखाई देती है। क्या? माउंटेन एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो हमें आसपास से बहुत ऊंची दिखाई देती है, वही हमारा माउंटेन कहलाता है।
अब हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब उन पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के बारे में बात करें तो पहला हिस्से को हमने, पहले वलन को ट्रांस हिमालय कहा गया, पहले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा गया, या प्राचीनतम हिमालय, मतलब कि पहले निर्माण हुआ तो इसे प्राचीनतम हिमालय या पुराना भाग का नाम दे दिया गया। पहले हिस्से को ट्रांस हिमालय, प्राचीनतम हिमालय, पुराना भाग कहा गया। इस पहले हिस्से में कुछ पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। अगर उन पर्वत चोटियों की बात करें तो काराकोरम, केटू यानी गाडविन ऑस्टिन, राकापोसा, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये हमें कुछ पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। काराकोरम श्रेणी, गाडविन ऑस्टिन, राकापोसा, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अगर बात करें काराकोरम और लद्दाख तो काराकोरम और लद्दाख के बीच सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हमारा काराकोरम और लद्दाख के बीच एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। और ये हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन, इसकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसकी 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यह केटू गाडविन ऑस्टिन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी पर्वत चोटी है। अगर वही बात करें दूसरे हिस्से की, तो इस दूसरे वलन को महान हिमालय कहा गया। क्या? इस दूसरे वलन को महान हिमालय कहा गया। अगर बात करें दूसरे हिस्से की तो इस दूसरे हिस्से को महान हिमालय कहा गया। इस दूसरे हिस्से को महान हिमालय कहा गया। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां इसमें स्थित हैं, यानी देखने से ही पता चल रहा है कि ये सबसे ऊंचा है। क्या है? सबसे ऊंचा है। तो इस ऊंचे में सबसे बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय। यह हिमालय के निर्माण में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। ये इसे महान हिमालय कहा जाता है। इस हिमालय में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पर्वत चोटियां स्थित हैं। अगर उन चोटियों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरुआ, कामेट। अगर पर्वत चोटियों की बात करें तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरुआ और कामेट। ठीक। अब बात करें तीसरे हिस्से की, तो इस तीसरे वलन को लघु हिमालय कहा गया। क्या? तीसरे वलन को लघु हिमालय कहा गया। हाँ, इस हिस्से में, इस हिमालय में हमें हेल्थ से रिलेटेड मेडिसिन प्राप्त होती है। कौन सी? स्वास्थ्यवर्धक घाटियां इसमें विद्यमान है। यहाँ से जड़ी बूटियां हमें प्राप्त होती हैं। इस तीसरे वलन को लघु हिमालय कहा गया। इस हिस्से में स्वास्थ्यवर्धक घाटियां देखने को मिलती हैं। अगर इन घाटियों की बात करें तो कौन सी है? कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, चुंबी घाटी, मसूरी घाटी और शिमला घाटी। कौन सी है? कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, चुंबी घाटी, मसूरी घाटी और शिमला घाटी। अब चौथे हिस्से में, इस चौथे वलन को शिवालिक हिमालय कहा गया। इस चौथे हिस्से को शिवालिक हिमालय कहा गया। इसके बाद कोई भी फोल्ड नहीं पड़ा। यह हिमालय के पैरों वाले रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ? पैरों वाले रीजन में देखने को मिलता है। यह हिमालय का पदीय क्षेत्र है। क्या है? पदीय क्षेत्र, यानी पैरों वाले रीजन में देखने को मिलता है। इसे फुट हिल रीजन ऑफ हिमालयास कहा जाता है। क्या? फुट हिल रीजन ऑफ हिमालयास। इसके बाद हिमालय में कोई भी फोल्ड नहीं पड़ा। इस क्षेत्र में कुछ मैदानी भाग पाए जाते हैं। क्या? इस क्षेत्र में कुछ मैदानी भाग पाए जाते हैं। अगर उन मैदानी भागों की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। कौन कौन से? मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। अगर उत्तराखंड वाले क्षेत्र को देखा जाए तो द्वार और हरिद्वार। क्या? द्वार और हरिद्वार। और शिमला वाले क्षेत्र को देहरादून, बुयाल, पयार, क्या कहा जाता है? देहरादून, बुयाल, पयार।
सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये शिमला वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ? शिमला वाले क्षेत्र में पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की अपेक्षा। इस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब बात करें दूसरे नंबर की यानी मैदानी क्षेत्र की। किसकी? मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और मैदानी क्षेत्र हमारा कहाँ कहाँ? हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कितने? 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। भाबर, तराई, बांगर, खादर। कौन से? भाबर, तराई, बांगर, खादर। अगर भाबर की बात करें तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्या? नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं और तराई प्रदेश में नदियां दोबारा दिखाई देना चालू हो जाती है। तराई प्रदेश में नदियां दोबारा दिखाई देना चालू हो जाती हैं। भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं और तराई में हमें दोबारा दिखाई देना चालू होती हैं। अगर बांगर प्रदेश की बात करें तो इसे बाढ़ का मैदान कहा जाता है। क्या? बाढ़ का मैदान कहा जाता है। पुराना बाढ़ का मैदान। क्या कहते हैं? पुराना बाढ़ का मैदान। खादर प्रदेश को भी बाढ़ का मैदान कहते हैं, लेकिन इसे नवीनतम बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्या? नवीनतम बाढ़ का मैदान कहते हैं। यहाँ आज भी खादर प्रदेश में आज भी बाढ़ देखने को मिलती है, जबकि बांगर को पुराना बाढ़ कहते हैं। यहाँ फिलहाल अभी तक तो देखने को नहीं मिली। खादर प्रदेश में बाढ़ आज भी देखने को मिलती है। उत्तर का विशाल मैदान यह हमारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार वाले में देखने को मिलता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। और इस क्षेत्र में 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं। भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश में नदियां दोबारा दिखाई देना चालू होती हैं। बांगर प्रदेश में इसे बाढ़ का मैदान भी कहते हैं, इसे पुराना बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। और खादर प्रदेश में इसे भी बाढ़ का मैदान कहते हैं, लेकिन इसे नवीनतम बाढ़ का मैदान कहते हैं। क्या? नवीनतम बाढ़ का मैदान, यानी यहाँ आज भी बाढ़ देखने को मिलती है। अब बात करें थार का मरुस्थल। किसकी? थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल हमारा राजस्थान में, अगर देखा जाए तो राजस्थान में ही सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल पाया जाता है। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या? महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क और मरुस्थल क्षेत्र है, यानी भारत के उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर में विस्तारित है शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक, यह राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यह राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब में फैला हुआ है। यह मरुस्थल भारत के 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अगर थार के मरुस्थल की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह कितना फैला है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। इंडिया में अगर बात करें तो थार का मरुस्थल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। थार का मरुस्थल हो गया उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी?